नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबके लिए लेकर आई हूँ बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास परिणीता। आज परिणीता का पहला भाग। जैसे ही गुरुचरण बाबू को ये समाचार मिला कि उसकी पत्नी ने 5वीं कन्या को जन्म दिया है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, तो उनका चेहरा मलिन, रक्तहीन और निस्तेज हो गया। शक्तिबाण लगने पर रामायण के पात्र लक्ष्मण का चेहरा शायद इसी प्रकार म्लान और तेजहीन हो गया होगा। गुरुचरण बाबू एक बैंक में साधारण क्लर्क हैं। वेतन है 60 रुपए। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उनका शरीर कैसा होगा। किराए पर चलने वाले तांगे के मरियल घोड़े जैसा, उतने ही दुबले पतले, उतने ही दयनीय, चाबुक खाने के लिए सदा तत्पर। इसके बावजूद वो ये महाभयंकर शुभ संवाद सुनकर उनके तन मन पर जो कोड़ा पड़ा, उससे वो स्तब्ध रह गए। हाथ में ली हुई गुड़गुड़ी हाथ में ही रह गई। उसे मुंह तक लाने और एक कश खींचने तक की शक्ति उनके अंदर नहीं रही थी। इस तरह धम से नीचे बैठ गए जैसे उनके अंदर की सारी शक्ति निकल गई हो। ये शुभ संवाद लेकर आई थी उनकी तीसरी कन्या अन्ना काली, जिसकी उम्र थी 10 वर्ष। शुभ संवाद देने के बाद वो अपने पिता से बोली, बाबूजी चलो ना अंदर, माँ और गुड़िया को देख तो लो। गुरुचरण ने दृष्टि उठाई, अन्ना काली को देखा और शक्ति बटोरते हुए उससे बोले, एक गिलास पानी तो ले आ बिटिया। अन्ना काली अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखती हुई अंदर चली गई। गुरुचरण उसी तरह बैठे बैठे इस जचगी में होने वाले खर्चों के विषय में सोचने लगे। लोगों से भरे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के आते ही मुसाफिर किसी कंपार्टमेंट के खुले दरवाजे को देखते ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर जिस तरह अंदर घुस पड़ने के लिए मारामारी शुरू कर देते हैं, ठीक उसी तरह अनेक दुश्चिंताओं की भीड़ गुरुचरण के दिमाग में घुसने लगी। उन्हें ध्यान आया, पिछले वर्ष अपनी दूसरी बेटी का विवाह करते समय उन्हें बहु बाजार का ये अपना 2 मंजिला पैतृक मकान गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। पिछले 6 महीने से वो सूद की एक भी किस्त चुका नहीं सके हैं। अगले महीने नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर उन्हें अपनी मझली बेटी के घर नए कपड़े, फल और मिठाई भी भेजनी है। कल देर रात तक ऑफिस में काम करने के बावजूद हिसाब ठीक तरह मिला नहीं था। आज दिन के 12 बजे तक उसे मिलाना है और डेबिट क्रेडिट एक करना है। कल ही उनके बड़े साहब ने ऑर्डर जारी किया है कि दफ्तर में कोई मैले कपड़े पहनकर नहीं आएगा और जिसके कपड़े मैले पाए जाएंगे उस पर जुर्माना होगा। इधर हालत ये है कि गृहस्थी के आधे कपड़े लेकर धोबी 1 हफ्ते से गायब है। गुरुचरण को लगा वो और अधिक देर तक बैठे नहीं रह सकेंगे। गुड़गुड़ी एक और रख वो दरी पर लेट गए और मन ही मन ईश्वर से कहने लगे, हे ईश्वर, इस कलकत्ता शहर में हर रोज ना जाने कितने आदमी घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तुम्हारी दृष्टि में क्या वे लोग मुझसे भी बड़े पापी और अपराधी हैं? हे भगवान, मुझ पर दया कर, एक बड़ी सी गाड़ी मेरी छाती के ऊपर से भी निकाल दे। तभी उनकी बेटी अन्ना काली पानी लेकर आई और अपने पिता से बोली, लो बाबूजी, उठो और पानी पी लो। गुरुचरण किसी तरह उठे, लड़की से पानी लिया और एक सांस में उसे गले से नीचे उतारकर अन्ना काली से बोले, ले बेटी, गिलास ले जा। अन्ना काली के जाते ही चिंताग्रस्त गुरुचरण फिर लेट गए। थोड़ी ही देर में उनकी भांजी ललिता हाथ में चाय का कप लेकर आई और गुरुचरण से बोली, मामा जी आपके लिए चाय लाई हूँ, उठिए चाय पी लीजिए। किसी तरह साहस जुटाकर गुरुचरण फिर उठे। ललिता के शांत चेहरे को देखते ही जैसे उसके मन की सारी अशांति और उथल पुथल समाप्त हो गई। बहुत प्यार से बोले, तू रात भर जागी है ना ललिता?
आ, थोड़ी देर आके मेरे पास बैठ तो। ललिता मुस्कुराई, फिर मामा के पास आकर बैठती हुई बोली, आप परेशान दिख रहे हैं मामा जी। मैं रात भर नहीं जागी हूँ, बस थोड़ी ही देर तो जागना पड़ा था मुझे। घर गृहस्थी के भार से लदे हुए कम उम्र में ही बूढ़े दिखने वाले अपने इस मामा की तकलीफ इस घर में ललिता से ज्यादा कोई नहीं समझता, गुरुचरण की बेटियां भी नहीं। गुरुचरण भी ये बात जानते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट से बोले, तू बैठ तो जरा मेरे पास ललिता। ललिता बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह अपने मामा के पास बैठ गई। गुरुचरण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपनी इस राज दुलारी बिटिया को अगर किसी योग्य राजकुमार को सौंप पाता तो मन को ये संतोष हो पाता कि जीवन में एक अच्छा काम तो किया। ये सुनकर ललिता ने सिर झुका लिया। कुछ देर चुप रहकर गुरुचरण फिर बोले, क्यों बेटी, अपने इस अभागे मामा के घर आकर तुझे सुबह से रात तक काम में ही जुटा रहना पड़ता है ना? ललिता ने अपने मामा के मन के संकोच को दूर करने की कोशिश की। सहज भाव से हंसती हुई बोली, क्यों मामा जी, क्या घर में और लोग काम नहीं करते? सभी करते हैं, मैं भी थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। गुरुचरण अपनी भांजी के सयाने पर मुस्कुराए। चाय पीते हुए बोले, अच्छा ललिता, आज खाना कैसे बनेगा? मेरा मतलब है आज खाना कौन बनाएगा? आश्चर्य के साथ ललिता ने कहा, कौन बनाएगा का क्या मतलब मामा जी? मैं बनाऊंगी। अब गुरुचरण ने और आश्चर्य से पूछा, तू बनाएगी? तुझे आता है खाना बनाना? ये सुनकर ललिता को हंसी आ गई। बोली, क्या खाना बनाना इतना मुश्किल काम है? अगर हो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने मामी से खाना बनाना सीख लिया है मामा जी। गुरुचरण ने चाय का प्याला नीचे रखते हुए कहा, सच ललिता? हाँ मामा जी, मामी से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैंने कई बार खाना बनाया भी है। ये कहते हुए ललिता ने फिर अपना सिर नीचे झुका लिया। गुरुचरण का मन थोड़ा हल्का हो गया। एक बार फिर ललिता के सर पर हाथ रखकर उन्होंने मन ही मन आशीष दी। तभी उसकी दृष्टि खिड़की की ओर पड़ी। उन्होंने देखा बाहर गली में शेखर जा रहा है। गुरुचरण मकान की पहली मंजिल पर रहते हैं, इसलिए उन्होंने चिल्लाकर आवाज दी, शेखर। थोड़ी ही देर में एक स्वस्थ सुंदर नवयुवक अंदर आ गया और गुरुचरण की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाथ से बैठने का इशारा करते हुए गुरुचरण ने नवयुवक से कहा, क्यों शेखर, आज सुबह सुबह की खबर तुम्हें पता चली? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, खबर? कौन सी खबर? यही ना कि आपके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। गुरुचरण ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ भाई, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया, बस यही ना। लेकिन यही क्या होता है ये तो केवल मैं ही जानता हूँ। ये सुनकर शेखर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, ऐसा मत कहिए चाचा जी। चाची सुनेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, और फिर घर में जो भी नया प्राणी आया है उसे तो प्यार और आदर के साथ ही स्वीकार करना चाहिए ना। गुरुचरण सोच में पड़ गए, फिर बोले, प्यार और आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेटा कई बार लगता है कि भगवान के घर में भी न्याय नहीं है। मेरे साधन सीमित हैं, फिर मेरे ही घर में इतनी लड़कियां क्यों? अपना ये पैतृक मकान तक तो मैंने तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखा हुआ है। मैं इन सब लड़कियों के लिए कहां से जुटा पाऊंगा अच्छा घर और वर? खैर, इन सब को भी छोड़ो। ये बता बेटा, ये जो हमारी ललिता है ना, राजदुलारी, ना इसके माता ना इसके पिता, इस स्वर्ण प्रतिमा को कैसे सौंप दो किसी के हाथों? अगर पैसे की कमी के कारण इस रत्न को मुझे यूं ही गवा देना पड़ेगा तो सोचो बेटा, मुझे कितना आघात पहुंचेगा। ललिता 13 साल की हो गई है, लेकिन स्थिति ये है कि मेरे पास इस समय 13 पैसे भी नहीं हैं कि इसकी सगाई कर सकूं। ये कहते हुए गुरुचरण की आंखें भर आई थी। शेखर चुपचाप सुनता रहा।
परिणीता का पहला एपिसोड यहीं तक। जल्दी ही मिलती हूँ इसके अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।